हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हर रोज़ हम बहुत सारे चेंजेस देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, ठीक है। ये जो चेंजेस होते हैं ना, वो किसी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी मदर जो है आपसे बोले कि आप वाटर में जो शुगर है, चीनी है, उसे मिला लो कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए, तो चीनी को आप घोलेंगे, फिर चीनी जो है मिक्स हो जाएगी। तो इसमें आपने चेंज देखा। शुगर का जो सॉल्यूशन हुआ आया, वो चेंज है, यानी हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया, वो एक चेंज है, ठीक है। सिमिलरली जब हम मिल्क से कर्ड बनता है तो वो भी एक चेंज होता है, ठीक है। कभी कभी मिल्क जो है खट्टा हो जाता है, ठीक है। तो सोरिंग ऑफ अ मिल्क इज़ अ चेंज। अगर आप अपने रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो वो उसकी शेप में चेंज आएगा। तो काफ़ी चीज़ों में हमने देखा है, हर डे एवरी डे काफ़ी चीज़ों में चेंज आता है ना। किसी की शेप में चेंज आता है, किसी की स्टेट में चेंज आता है, ठीक है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल भी देखे, तो ये सारे चेंजेस ही तो थे। अब हम इस चैप्टर में क्या समझने वाले हैं, जैसे इस चैप्टर का ही नाम है चेंजेस के ऊपर, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो दो टाइप के चेंजेस होते हैं ब्रॉडली, दो टाइप के होते हैं, एक तो फिजिकल और एक केमिकल, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे। एक्टिविटीज़ हैं थोड़ी सी, इन्हें देख लेते हैं। इन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम समझने वाले हैं व्हाट आर फिजिकल चेंजेस। तो पहली 6.1 एक्टिविटी में आपको एक पेपर कट करना है, पेपर का पीस कट करना है। मतलब एक पेपर लेंगे और उन्हें 4 पीसेस में कट कर लेंगे उस पेपर को। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। जैसे हमने 4 पीसेस में इसको बांटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 हमारे स्क्वायर्स हैं। अब इन स्क्वायर्स को भी आप लोग क्या करोगे, हर स्क्वायर को 4 भागों में बांट दोगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे हर स्क्वायर को, ठीक है। उसके बाद इन पीसेस को आप एक फ्लोर या एक टेबल पे रखेंगे, जिससे जो पीसेस है ना, सो दैट द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ द पेपर। आप ऐसे रखोगे इनको कि एक साथ ऐसे रख दोगे, तो आप देखेंगे कि अलग अलग पीसेस को जब हमने एक साथ मिलाकर रख दिया तो वो दोबारा से पेपर की शेप में आ चुके हैं, पहले जैसे थे। हम ज्वाइन तो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली हम उन्हें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे पीसेस को, जिससे एकदम ओरिजिनल पेपर बन जाए, लेकिन क्या उनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज आया, ठीक है। ऐसे ही एक्टिविटी 6.2 में देखो। अब मैं सारी एक्टिविटी बताऊंगी तो आप समझेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। आपको चौक जो है, चौक की जो डस्ट है उसको आपको कलेक्ट करना है। जो चौक बोर्ड होता है या ब्लैक बोर्ड होता है, उसके आसपास अगर चौक की डस्ट पड़ी है तो वो आपको कलेक्ट करनी है अपनी क्लासरूम से, या फिर आप एक स्मॉल पीस, चौक का किसी स्मॉल पीस है आपके पास तो उसको आप क्रश कर सकते हो और उसकी डस्ट आपको लेनी है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, एक पेस्ट तैयार कर लेना है, और उसके बाद उस पेस्ट को आपको एक चौक की शेप देनी है, फिर सूखने देना है, तो वो दोबारा से चौक बन जाएगा। यानी चौक की डस्ट से ही चौक बन गया, ठीक है। तो उसकी शेप में हमने चेंज देखा कि चौक पहले कैसी फॉर्म में था, एकदम मिट्टी के टाइप की फॉर्म में था, फिर हमने क्या किया, उसको चौक में बदल लिया, ठीक है। पहले वो डस्ट थी, फिर हमने डस्ट से चौक बना लिया उसको ड्राई करके, ठीक है, पेस्ट तैयार करके उसका। थर्ड एक्टिविटी में क्या है, आपको एक आइस लेनी है, ग्लास में या प्लास्टिक के टम्बलर में ले सकते हो। उसमें एक स्मॉल पोर्शन आइस का मेल्ट करना है। कि जैसे आपने एक ग्लास में मान लो आइस ले ली, आइस को आप जो है सन के सामने रख दोगे तो आइस पिघल जाएगी। तो अब आपके पास आइस भी है और वाटर भी है, आपको थोड़ी सी आइस ही पिघलने देनी है और थोड़ी सी रखनी भी है। तो अब आइस भी है और आइस से बना हुआ पिघलकर जो पानी है वो भी है, ठीक है। अब आप दोबारा से जो आपका पिघला हुआ पानी है आइस का, उसे फ्रिज में रख दो, ठीक है। आइस के साथ कॉमन सॉल्ट भी होना चाहिए। तो अब वाटर जो है दोबारा से एक आइस बन जाएगी। तो यहाँ हम यही देख रहे हैं कि हम पानी को जब फ्रिज में रखते हैं तो वो आइस बन जाती है। अब उसी आइस को आप सूरज के सामने रखोगे तो वो दोबारा से पिघल के पानी बन गया। तो यहाँ पर चेंज देखने को मिल रहा है, यानी बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे ही जब आप पानी को बॉईल करते हो ना, गर्म करते हो, तो आप स्टीम देखोगे आती है, ठीक है। उसके बाद और
Hold an inverted pan by its handle over the steam at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. Do you see any droplet of water there? मतलब ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे आपने एक पेन रखा, उसके ऊपर आपने एक प्लेट से उस पेन को ढक दिया, तो आप देखोगे कि जो स्टीम उड़ती है ना, वो यहाँ जिस प्लेट से आपको ढका है ना, जिस प्लेट से आपने पेन को, उसमें आपको पानी की बूंदे टाइप की दिखाई दे जाती हैं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई है, ठीक है, कि दूसरा पैन, आप एक पैन लोगे, उसमें पानी बॉईल करोगे और दूसरा पैन उधर होल्ड कर लोगे उसके ऊपर, तो आप जैसे स्टीम आएगी ना, तो स्टीम इस प्लेट के ऊपर जम जाएगी और मतलब ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगी वाटर की, यही बोला गया है। फिर 6.5 एक्टिविटी में यहाँ पर आपको क्या कहना है, होल्ड यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज, रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, ऑब्जर्व द टिप once again after some time, does it get back to its original color। तो यहाँ एक ब्लेड लेना है, उसको अपने स्टोव के सामने आपको रख देना है, तो उसकी जो टिप है वो उसका कलर चेंज होगा, फिर जैसे आप हटाएंगे उस ब्लेड को तो उसका कलर जो है वापस से दोबारा से ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ थी, और ये एक्टिविटीज़ आपके वैसे इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन बस आपको ये फिजिकल चेंज होता क्या है ये समझ आ जाए, उसे समझाने के लिए ही एक्टिविटीज़ आपको दे रखी थी। तो अब इससे आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि हमने पहले एक्टिविटी 6.1 और 6.2 देखी, उसमें हमने देखा कि पेपर का जो पीस था उसका एक एक्टिविटी थी और एक चौक की एक्टिविटी थी, ठीक है। उनका साइज़ में बदलाव आया, पहले पेपर को हमने कट कर लिया, लेकिन जब सारे पेपर की पीसेस को हमने एक साथ ऐसे रख दिया तो वापस से वो भी पीस को एक तरीके से वो पीस जुड़ गए और पेपर का शेप उन्होंने ले लिया। वो वैसे मतलब हमने क्या किया था फर्स्ट एक्टिविटी में, सारे पीसेस थे अलग अलग, जैसे ऐसे 3 पीस रखे हैं, ठीक है। उसके बाद इन 3 पीस, अब अभी आप देखोगे ये 3 पीस अलग अलग रखे हैं, ठीक है। अगर आप इन्हीं 3 पीसेस को ऐसे मिलाकर रख दो तो एक तरीके से उनका शेप चेंज हो गया। ऐसे ही जब हमने डस्ट, चौक की जो डस्ट होती है उससे चौक बना लिया, पहले डस्ट ऐसे होगी, ठीक है, मतलब डस्ट की शेप अलग होगी, फिर आपने जब चौक बनाया तो एकदम शेप में बदलाव आ गया, तो यहाँ हमने शेप में चेंज देखा, ठीक है। फिर एक्टिविटी 6.3 और 6.5 जिसमें वाटर था, तो वाटर की स्टेट चेंज हुई, ठीक है। स्टेट चेंज होने की क्या मतलब है कि सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आना या फिर गैस से लिक्विड में आना, ये सारे सॉलिड होते हैं, मतलब स्टेट चेंज हो जाती है। अगर वो सॉलिड था, अगर वो लिक्विड में आ गया तो उसकी स्टेट चेंज हुई, है ना। अगर गैस से लिक्विड में आई तो उसकी स्टेट चेंज हुई, ठीक है। तो उसके बाद 6.5 में जो हमने हैक्सॉ ब्लेड का काम, ब्लेड से एक्टिविटी देखी थी, उसमें कलर चेंज हुआ हीट करने पर। तो मतलब सारे के सारी एक्टिविटीज़ में हमने चेंज देखे। तो प्रॉपर्टीज़, यहाँ ये आपको इम्पॉर्टेंट पार्ट दिया गया है कि एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या है ये बताया गया है। तो प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, उसका शेप में चेंज आना, उसके साइज में चेंज आना, उसके कलर में चेंज आना, या उस सब्सटेंस के स्टेट में चेंज आना, चाहे सॉलिड टू लिक्विड हो, गैस टू लिक्विड हो, या कुछ भी हो, अब उसके स्टेट में चेंज आए तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है, ठीक है। अगर किसी भी सब्सटेंस undergoes a change in its physical properties is called a physical change। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। हमने पढ़ा शेप, साइज, कलर और स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखोगे आप। ये एक्चुअली पूरा पार्ट ही ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि शेप, साइज, कलर और उस सब्सटेंस का जो स्टेट होता है उसमें अगर चेंज आए, मतलब ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, उसका शेप, उसका साइज, कलर और सब्सटेंस की स्टेट, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब कुछ भी हमने ऐसा किया जिससे सब्सटेंस की शेप में चेंज आया, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया, साइज में चेंज आया, कलर में चेंज आया, या उसकी स्टेट में चेंज आया, तो इसका मतलब फिजिकल चेंज वो कहलाएगा। वो चेंज जिससे किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आए तो उस चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज में उसकी शेप में चेंज, साइज में चेंज, कलर या स्टेट में चेंज आएगा, ठीक है। तो फिजिकल चेंज समझ आ गया। फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें जो सब्सटेंस है उसके शेप, साइज, कलर या स्टेट बदले, ठीक है। फिजिकल चेंज जनरली इज जनरली रिवर्सिबल, यानी आमतौर पर हम देखें तो फिजिकल चेंज
रिवर्सिबल होता है। अब रिवर्सिबल का भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे शेप में चेंज हम देखें तो क्ले है, ठीक है। क्ले पहले ऐसे नॉर्मल है, हमने क्ले से कुछ भी बनाया, कुछ भी अलग शेप दी क्ले को, लेकिन अब जैसे हमने क्ले को कुछ अलग शेप दे दी, अब वापस से हम क्ले को दोबारा से जो पहले उसकी शेप थी उसमें भी ला सकते हैं। या बेस्ट एग्जांपल ये हो गया, एक और एग्जांपल मैं दे सकती हूँ आपको, जैसे आपके पास कोई रबर बैंड है, जो भी हमने स्टार्टिंग बुक के देखा, ये रबर बैंड वाला एग्जांपल जो हमने देखा कि आपका एक रबर बैंड है, उसको आप स्ट्रेच करोगे, जैसे ये रबर बैंड है, इसको आपने स्ट्रेच किया तो इस तरीके से स्ट्रेच हो गया, उसके बाद जैसे ही आप उसे छोड़ोगे तो वो वापस से अपनी उसी पोजिशन में, उसी शेप में आ जाएगा जो वो पहले था, है ना, जिस शेप में वो पहले था। तो हमने देखा कि मोस्टली आमतौर पर जो ये फिजिकल चेंज होता है ना, वो रिवर्सिबल होता है, यानी वो वापस से चेंज जैसा पहले था उसी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। और फिजिकल चेंज में कोई भी नई सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, मतलब नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे काइंड का चेंज देखेंगे। ये हम फिजिकल चेंज देख लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, आई होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम केमिकल चेंज देखने वाले हैं। तो केमिकल चेंज क्या होता है, इससे आप काफ़ी फेमिलियर हो, जो भी एग्जांपल ये देंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जब रस्टिंग का क्या मतलब है यहाँ पर, हाँ, तो रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब है कि उसमें जब जंग लग जाती है, तो अगर आपने एक पीस है आयरन का, वो आपने खुले में रख दिया थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, तो उस पर क्या हो जाएगा, उस पर ब्राउन कलर का सब्सटेंस सा आ जाएगा, उस ब्राउनिश सब्सटेंस को हम कहते हैं जंग, ठीक है। इस तरीके का यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि आयरन पे जंग लग जाती है ना, तो इससे तो आप काफ़ी फेमिलियर होंगे, यही यहाँ पर बोला गया है। तो जंग को इंग्लिश में हम लोग रस्ट कहते हैं, ठीक है, और इस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। जब आयरन पे जंग लग जाती है तो वो रस्टिंग हो जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। इस पिक्चर में आप देखोगे आयरन की काफ़ी चीज़ें रखी हैं जो ब्राउन हो चुकी हैं, टोटली उन पे ब्राउन कलर का कुछ सब्सटेंस आ चुका है, यानी उन पे जंग लग चुकी है। जैसे पार्क्स के जो पुराने आयरन गेट्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा, या आयरन की जो बेंचेस होती हैं जो गार्डन्स वगैरह में मोस्टली रखी होती है, अगर आप पार्क वगैरह में भी गए होंगे तो अगर बेंचेस रखी हैं तो उन पे भी जंग लग जाती है अगर वो आयरन की हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हर आयरन का आर्टिकल जो खुले में रख दिया जाता है तो वो उस पर जंग लग ही जाती है। घर में भी अगर आप देखेंगे कि आपके घर पे अगर कोई स्पेड वगैरह है तो उस पर भी रस्ट लग जाती होगी, मतलब अगर आपके घर में कोई आयरन का सामान है और वो बाहर खुले में कहीं रखा हुआ है तो उस पर लग जाती है कभी कभी, मतलब एटमॉस्फेयर में, यानी बाहर जो एटमॉस्फेयर होता है ना वहाँ पर रख दिया जाए। इन द किचन आपका जो वेट आयरन पैन होता है, तवा जिसे हम कहते हैं, वो भी कभी कभी उस पर भी जंग लग जाती है। आप देखिएगा जो तवा होता है उस पर, ठीक है। अगर आप तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि रस्ट इज नॉट आयरन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिटेड। देखो रस्ट जो जंग लगी है ना आयरन पे, मतलब आयरन का कोई सामान है उस पर जंग लग गई, तो जो जंग है वो आयरन नहीं है, ठीक है, वो आयरन से अलग चीज़ है जो आयरन पे बस लगी है, ठीक है। तो अगर अब हम ये, तो हमने एक चेंज देखा, अब हम कुछ और भी चेंजेस देखेंगे जहाँ पर नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ हो। तो यहाँ हमने क्या देखा कि आयरन का बर्तन हमारे पास ऑलरेडी था, अब इस पर जो जंग लगी, जंग लगने से यहाँ पर आप देखोगे कि जंग जो रस्ट लगी, वो रस्ट हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस आ गया, ठीक है। तो जहाँ नया सब्सटेंस बन जाए वो केमिकल चेंजेस होते हैं। पिछले जो हमारे था फिजिकल चेंजेस वाली एक्टिविटी थी उसमें हमने देखा कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, यहाँ पर नया सब्सटेंस बन गया केमिकल चेंज में, ठीक है। अब ये आपकी एक्टिविटी दे रखी है, इसको देख लेते हैं। तो अब यहाँ इस एक्टिविटी को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक स्मॉल पीस ले लेनी है, आप पतली सी स्ट्रिप ले लीजिए या फिर रिबन ऑफ मैग्नीशियम ले सकते हैं। उसके बाद उसकी टिप को साफ़ कर लेना है सैंड पेपर से। फिर आपको क्या करना है, कैंडल की जो फ्लेम होती है उसके पास लानी है जो भी स्ट्रिप आपने ली है उसकी टिप, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब रिबन ऑफ मैग्नीशियम अगर आपने लिया होगा तो वो कितनी अच्छी तरीके से जलेगा, मतलब वो जब जलेगा ना तो उसमें मतलब ब्रिलियंट वाइट लाइट आएगी, ठीक है, वाइट कलर की लाइट सी आएगी और फिर वो इस तरीके से जलेगा जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। लेबोरेटरी वगैरह में आप इसको ट्राई कर सकते हो, घर पे तो नहीं कर पाओगे। और डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर आपको अगर करके दिखाएं तो यहाँ बोला गया है
डेंजरस भी है रिबन ऑफ मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना। तो अगर आप करेंगे तो फिर आप एकदम से मतलब जो रिबन जल रही है उस पर आपको बहुत देर तक नहीं देखना है, ठीक है। तो जब वो कम्प्लीटली बर्न हो जाए तो जैसे आप देखोगे कि मैग्नीशियम की जो रिबन है उसको आपने कैंडल फ्लेम के पास रखा और उसको जला दिया। फिर जब वो कम्प्लीटली जल जाएगी तो आपको क्या मिलेगा, आपको ऐश, राख मिलेगी, पाउडरी ऐश, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि जो राख है वो मैग्नीशियम रिबन की तरह लग रही है, नहीं लग रही, उसकी शेप में तो चेंज आ गया है, वो अब राख बन चुकी है मैग्नीशियम रिबन को जलाकर। तो अब ये जो चेंज है ना, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैग्नीशियम को हम Mg लिखते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को O2, इसका फॉर्मूला, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है MgO, ठीक है। तो मैग्नीशियम Mg हो गई, इसमें हमने ऑक्सीजन, अब मैग्नीशियम जो जली, ऑक्सीजन, कोई भी चीज़ जब जलती है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है हमेशा, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलती है। तो मैग्नीशियम में जब हमने ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमने लिखा है कि मैग्नीशियम में जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने मैग्नीशियम को जलाया तो क्या हमें मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO, ठीक है। तो अब ये जो एरो बनता है ना, ये मैथमेटिक्स के जो इक्वेशंस होते हैं, मैथमेटिक्स में भी इक्वेशंस होते हैं, साइंस में भी होते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों डिफरेंट होते हैं। जो एरो है ना, यहाँ पर बिकम्स का साइन है कि वो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिलाने से वो क्या बन गया, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एरो लगाया गया है, ठीक है। मैथ में डिफरेंट होता है तो आप सेम मत समझिएगा। फिर आपको क्या करना है, राख को लेनी है, राख को मिक्स कर लेना है पानी में, उसके बाद घोल बना लेना है उसका, ठीक है। उसके बाद आपको ब्लू और रेड लिटमस पेपर से चेक करना है, ठीक है। आप देखो कि रेड लिटमस से ब्लू में वो चेंज हो जाएगा। तो अगर आपने ये टेस्ट किया, उसके बाद आप कैसे इस सॉल्यूशन को क्लासिफाई करोगे, एसिडिक या बेसिक। फिर आप, जैसे हमने अभी तक क्या किया, जो राख थी उसे पानी में मिक्स कर दिया है, ठीक है, राख को हमने पानी में मिक्स कर दिया है, ठीक है। अब आप जैसे राख को पानी में मिक्स करोगे तो उससे एक नया सब्सटेंस बनेगा। इस चेंज को हम इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। जैसे आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारे पास अभी बनी थी, उसमें जो देखो, ये जो हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी ना, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने पानी में मिक्स कर लिया। अभी तक यही किया है हमने। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारे पास है उसको MgO लिखते हैं, और वाटर का होता है फॉर्मूला H2O, आपने सुना होगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में हमने मिक्स कर लिया, तो अब हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको हम MgOH² में लिखेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO हो गया, ठीक है, वाटर हो गया हमारा H2O। इन दोनों को हमने जब मिक्स किया तो हमें क्या मिल गया, MgO तो रहेगा, देखो Mg मिला, ठीक है, इसका Mg ले लिया, और H2O में यहाँ पर Mg, अब हमारा क्या बन गया, Mg, और H2O में हमने O और H ले लेंगे हम लोग, ठीक है, OH, और ये जो इसका स्क्वायर था 2 था उसे लगा लेंगे, तो हमें ये मिल जाएगा MgOH², यानी इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली ये जो इक्वेशंस हैं ये हमें थोड़ी याद करनी पड़ेंगी आपको अभी। तो हमने क्या देखा कि हमने मैग्नीशियम लिया, उसमें ऑक्सीजन मिक्स किया, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड में वाटर हम मिक्स करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। हमें पता है जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो बेस होता है। चैप्टर 5 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर 5 में हमने जाना था बेस के बारे में, बेसिक और कोई चीज़ बेसिक है या फिर एसिडिक है, ये चीज़ हमने जान चुके हैं हम लोग। तो बेस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेस है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ मैग्नीशियम के जलने पर, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरा नया सब्सटेंस है जो फॉर्म हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर। तो पूरी एक्टिविटी का मेन चीज़ क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। देखो, हमने मैग्नीशियम लिया, उसमें ऑक्सीजन मिक्स, मतलब ऑक्सीजन के साथ उसको बर्न किया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया था। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ हमने देखा, हमने जो फिजिकल चेंज देखा था ना, फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। मैं बार बार बता रही हूँ, फिजिकल चेंज में मतलब जनरली कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, लेकिन ये जो केमिकल चेंज है उसमें हमने एक नया सब्सटेंस पाया, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन
को मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से हमारा क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया सब्सटेंस है, ठीक है। अब इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। अब देखो यहाँ से भी हमें एक नया सब्सटेंस मिल गया। तो यहाँ ये केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं हम सारे के सारे, ठीक है, केमिकल चेंजेस हैं। अब एक्टिविटी एक और दे रखी है, इसमें क्या है, ये आपकी एक्टिविटी है, इसमें है कि आपको एक टीस्पून फुल एक कॉपर सल्फेट लेना है, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है ना, उसे आप लेंगे इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर ऑफ बीकर। आप किसी ग्लास में या किसी भी चीज़ में आप एक पानी ले लोगे, आधा कप पानी, उसमें आपको कुछ ड्रॉप्स डालनी है, बूंदे डालनी है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है, सॉल्यूशन में। तो अब आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये सॉल्यूशन को अलग रख देना है थोड़ा सा, मतलब जैसे हमने एक ये ग्लास लिया, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाल दिया आपने, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, ग्लास में पानी लेंगे हाफ कप, उसमें आपको कॉपर सल्फेट डालना है, ठीक है। इतना समझ आ गया। उसके बाद कॉपर सल्फेट आपने डाल दिया। अब आप इसमें डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद आपको एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिख जाएगा, ये ब्लू कलर का बन जाएगा पूरा। अब थोड़ा सा इस सॉल्यूशन को ले लोगे किसी दूसरे ग्लास में और रख दोगे अलग, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये जो आपका बना हुआ है ना, इसमें से थोड़ा सा लेकर आपने अलग रख दिया, सैंपल ले लिया इसका। अब इसी में आप डालोगे एक नेल, यानी एक कील डाल देना या कोई ब्लेड डाल देना, आयरन का होना चाहिए। जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उसमें आपने डाल दिया, ठीक है। अब आपको आधे घंटे के लगभग ही वेट करना है आसपास। फिर आप क्या करोगे, जब आप देखोगे आधे घंटे के बाद, तो कलर देखना। आप देखोगे कि जब जिसमें आपने ब्लेड डाला था उसका पूरा कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा आपका जिसने आप ये जो ब्लू कलर का आपने अलग बचा कर रखा था, ये ब्लू ही होगा, और ये जो जिसमें आपने ब्लेड या कील डाली थी वो पूरा ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और जो आपने कील डाली थी ना या ब्लेड डाला था उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है हो जाए, मतलब यहाँ यही बोला गया है कि जैसे आपने दूसरा सैंपल लेकर रख लिया था इसका अलग, तो वो तो ब्लू ही रहा, लेकिन जब आपने इसमें कील या फिर ब्लेड आयरन की कोई चीज़ डाली तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो गया। बस बेसिकली इसमें यही बोला गया है, ठीक है। तो फिर क्या है यहाँ पर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट अ न्यू सब्सटेंस, आपने आयरन सल्फेट डाला था इसलिए उसका कलर चेंज हो गया ब्लू से ग्रीन, ठीक है। और जो ब्राउन कलर की चीज़ आपने डाली वो द आयरन नेल इज कॉपर, अनदर न्यू सब्सटेंस, ठीक है। और अब मैंने बोला कि आयरन का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो आयरन जो आपने डाली थी, ब्लेड वगैरह जो भी डाला होगा, उसके ऊपर भी थोड़ा ब्राउनिश कलर आ जाएगा। तो वो जो ब्राउनिश कलर आया ना, वो कॉपर आया, तो ये एक और हमारा नया सब्सटेंस बन गया। तो हम इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का हमने बनाया था, पहले हमने क्या किया था, एक कॉपर सल्फेट लिया था हाफ कप पानी में, ठीक है। फिर हमने उसमें डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, तो वो ब्लू कलर का बना था, है ना। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का था, उसमें जब हमने आयरन की कोई चीज़ डाली, ब्लेड डाला या कील डाली, तो हमें मिल गया आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ग्रीन कलर का था। तो इसमें ना जब ये मिक्स होते हैं तो इनके अलग नाम हो जाते हैं, ठीक है। पहले जो ब्लू कलर का हमने बनाया उसको हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बोल रहे हैं क्योंकि वो कॉपर से बना था। फिर जब हमने उसमें आयरन डाला तो हमारा जो ब्लू कलर था वो ग्रीन में बदल गया आधे घंटे बाद, ठीक है, कुछ समय बाद वो ग्रीन में बदल गया, तो उसको हम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बोलेंगे क्योंकि इसमें आयरन मिक्स हो गया, ठीक है। और आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि जो, और क्योंकि आयरन इसलिए आ गया यहाँ पर, पहले हमारा कॉपर था, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, उसमें जब हमने आयरन को मिक्स किया तो हमें पता है, या फिर आपको आगे अच्छे से पता चलेगा कि क्या होता है ना, आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा पावरफुल हम कह सकते हैं होता है, इसलिए आयरन कॉपर को हटाकर, मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है उसमें जब हमने आयरन मिक्स किया तो आयरन ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, या रिएक्टिव कह सकते हैं। तो अब ये जो आयरन है वो कॉपर को हटा देगा और कॉपर की जगह खुद लग जाएगा। तो अब जो हमारा मिक्स होने पर आया वो आया आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हटकर ये आयरन सल्फेट सॉल्यूशन हो गया ग्रीन कलर का, ठीक है, और प्लस कॉपर अलग हो गया, ठीक है, प्लस कॉपर।
तो समझ आ गया, पहले हमारा था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसमें हमने आयरन मिक्स किया, आयरन ज़्यादा पावरफुल है इसलिए उसने कॉपर को हटा के खुद लग किया, ठीक है, आयरन, और कॉपर को अलग ही कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्या बना, ये देखो हमारा बना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये हमारा था, ठीक है। इसमें हमने क्या ऐड किया, इसमें हमने ऐड किया आयरन, इसमें आयरन ऐड करने पर हमें क्या मिला, इसने क्या किया, आयरन ने रिप्लेस कर लिया कॉपर को, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये आयरन सल्फेट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। लेस रिएक्टिव मेटल जो है ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से चेंज हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, तो आयरन ने कॉपर की जगह आयरन खुद आ गया और कॉपर को एकदम अलग कर दिया, तो अब प्लस कॉपर वो अकेला बचा है, ठीक है, कॉपर। तो आंसर में देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आयरन मिक्स हुआ तो हमें आयरन सल्फेट सॉल्यूशन मिला ग्रीन कलर का, और प्लस कॉपर वो अलग है, ठीक है। ये हमने देख लिया एक्टिविटी के थ्रू कि जब हमने ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था ब्लू कलर का, उसमें हमने ये आयरन डाला तो ये ग्रीन कलर हो गया, और आयरन ये ग्रीन कलर हो गया क्योंकि इसमें आयरन मिक्स हो गया, ठीक है। और जो कॉपर था वो अलग हो गया, अलग कैसे हो गया, अभी जो आयरन हमने डाला, ब्लेड डाला ना, उसका कलर भी चेंज हुआ है, ब्लेड जो था उसके ऊपर कुछ ब्राउनिश कलर का जम गया है, ब्लेड के ऊपर ब्राउनिश कलर का जम गया है, जो है कॉपर। मैंने बोला था कॉपर अलग हो जाएगा, तो ये कॉपर जमा है, ठीक है, हम कह सकते हैं। तो कलर चेंज हो गया, ठीक है, रिएक्शन जब आयरन के साथ हुआ तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में बदल गया, ठीक है। अब आगे हमारी आती है एक और एक्टिविटी, इसमें आपको सिरका जो होता है, विनीगर जो होता है वो लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसमें आपको थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग सोडा आप डालोगे ना तो आपको कुछ हिस करके साउंड आएगी, हिस, इस तरीके से, ठीक है। फिर आपको बबल्स भी दिखेंगे, गैस बाहर आएगी, तो आपको ना पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 6.5। तो पहले ना 6.5 फिगर देख लेते हैं, ये हमने समझ लिया, इसको हटा देते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये हमने विनीगर लिया, सिरका लिया, उसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दिया, ठीक है। तो जैसे आपने ऐड करेंगे तो बबल्स आएंगे इसमें और हिस करके साउंड आएगी, तो आपको दूसरा टेस्ट ट्यूब लेकर रखना है और पाइप से कनेक्ट कर देना है दोनों को, ठीक है। तो जैसे ही इसमें से जो गैस पास होगी ना, विनीगर प्लस बेकिंग सोडा मिलकर जो गैस पास होगी वो इस स्ट्रॉ से दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में जानी चाहिए, और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में आपको लाइम वाटर लेकर रखना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से जो गैस निकली वो लाइम वाटर, जो दूसरे टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर है उसमें जाकर मिल जाएगी, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड इधर से निकली वो इधर जाके मिल गई लाइम वाटर में, ठीक है। क्या होगा अब कि जब लाइम वाटर में इधर से निकलकर कार्बन डाइऑक्साइड मिली तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 कहते हैं, लाइम वाटर हो गया CaOH होल स्क्वायर। तो अब क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये CaCO3 बन जाएगा प्लस वाटर H2O, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड थी हमारे पास, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इधर से निकली और लाइम वाटर में गई, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर दोनों मिक्स हुए तो यहाँ पर हमारा एक नया सब्सटेंस बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड पास हुई लाइम वाटर से तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है, जिससे जो लाइम वाटर था वो मिल्की बन जाएगा, ठीक है, दूध टाइप का। और जो लाइम वाटर है मिल्की जब बन गया ना, तो ये स्टैंडर्ड टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का, आप इसे चैप्टर 10 में अच्छे से समझेंगे और यूज़ भी करेंगे, ये दिखाने के लिए कि जो हम एयर, जिस एयर को हम लेते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होती है। तो यहाँ जितने भी हम केमिकल की चेंज देख रहे हैं ये सारे केमिकल चेंजेस हैं, ठीक है, इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो एक्टिविटी 6.6 6.8 में हमने देखा कि हर चेंज में इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस वर फॉर्म, ठीक है। और ये एक्टिविटी 6.6 में हमने देखा कि जो राख थी वो एक नई सब्सटेंस थी, जो बनी थी जब मैग्नीशियम को हमने जलाया था तो राख बनी थी, वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। फिर हमने बाद में देखा था कि कॉपर सल्फेट को जब हमने आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला तो आयरन सल्फेट और कॉपर बना, तो ये भी नए सब्सटेंसेस थे। फिर कॉपर जो था वो आयरन पे
डिपॉजिट भी हो गया था। अब ये 6.8 वाली एक्टिविटी जो अभी हमने पढ़ी, विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाकर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई, वो जब मिक्स हुई लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर को उसने मिल्की बना दिया। तो यहाँ पर एक नया सब्सटेंस क्या फॉर्म हुआ, यहाँ नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, तो अब यहाँ केमिकल चेंज की डेफिनेशन दी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे फिजिकल चेंज की डेफिनेशन थी, केमिकल चेंज की है कि अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में ना क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, और जब भी केमिकल चेंज होता है तो हम उसको केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन ही तो होते हैं। ठीक है, और केमिकल चेंजेस ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, क्योंकि सारे के सारे नए सब्सटेंसेस जो हैं केमिकल चेंजेस से ही बने हैं। अगर केमिकल चेंजेस नहीं होते तो नए सब्सटेंस बनते ही कैसे, क्योंकि फिजिकल चेंज में तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म ही नहीं हो रहा। एग्जाम्पल के लिए जो फूड का डाइजेशन होता है ना हमारी बॉडी में, वो भी इसी के वजह से होता है, केमिकल चेंज की वजह से। फ्रूट्स का सड़ना वगैरह, मतलब सॉरी सड़ना नहीं, राइपनिंग बोल रही हूँ मैं। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स की फर्मेंटेशन एक्सेट्रा, सब कुछ किस लिए हो रहा है, केमिकल चेंजेस की वजह से हो रहा है। तो केमिकल चेंजेस के एग्जांपल ये हो जाएंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एक्सेट्रा। कि जब हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट हो रहा है तब भी नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, जब कोई फ्रूट पकता है तब भी फर्मेंटेशन जो होती है ग्रेप्स की उसमें भी, तो ये सब केमिकल चेंजेस की वजह से होते हैं। बहुत सारे और भी एग्जांपल है। ठीक है, द मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मेडिशंस जो बनती है ना, तो वो भी केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही बनती हैं। तो यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। जो प्लास्टिक्स होती हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, ये सब भी केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। जब तक केमिकल चेंजेस नहीं होंगे, नए जो मटेरियल्स हैं, जो नई नई चीज़ें हैं, वो तो बनेंगी ही नहीं, है ना। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो हमने ना अभी तक केमिकल चेंजेस में क्या जाना कि कोई ना कोई सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, या तो वन या फिर वन से ज़्यादा केमिकल चेंजेस में सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना। तो एडिशन में ये तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ केमिकल चेंज में क्या होता है, हीट का रेडिएशन, या फिर मतलब हीट लाइट या कोई और रेडिएशन, जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं हीट को, फिर या फिर निकालते भी हैं अपनी बॉडी से हीट, तो ये होता है केमिकल चेंज की वजह से। साउंड, अगर हम किसी जैसे हमने ये एक पहले एक एक्टिविटी देखी थी जिसमें हमने क्या किया था, देखो ये वाली जो हमारी एक्टिविटी थी जिसमें हमने विनीगर को जो सिरका था उसमें बेकिंग सोडा ऐड किया था, तो आपको साउंड आई थी, हिस करके एक साउंड मैंने बताया था कि आएगी। ठीक है, जैसे उसमें बुक में लिखा है। तो इससे हमें यह पता चला कि साउंड प्रोड्यूस होती है केमिकल चेंज में। स्मेल भी आ सकती हैं, अलग अलग स्मेल्स भी निकलेंगी, या न्यू स्मेल भी हो सकता है आए। किसी केमिकल को किसी केमिकल में मिलाने से कलर चेंज हो सकता है, गैस बन सकती है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने क्या देखा, हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें केमिकल चेंजेस में होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया था तो वो केमिकल चेंज था। तो जब भी हम वुड को, पत्तियों को, कोल को, कोयले को, इनको सब को जलाते हैं ना, तो वो भी केमिकल चेंज होता है। मतलब किसी भी सब्सटेंस को जलाएं ना, इनफैक्ट किसी भी सब्सटेंस को हम जलाएं तो वो केमिकल चेंज ही होगा, क्योंकि नए सब्सटेंस उसमें फॉर्म होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या मतलब हीट हम कह सकते हैं। तो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ तो बर्निंग हमेशा हीट का, तो इसी वजह से जब हीट निकलती है तो यानी वो केमिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि उसमें से हीट निकल रही है, यानी एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस बन रहा है। जब हम पटाखे वगैरह जलाते हैं तो वो केमिकल चेंज, हमें पता है कि उससे हमारी हीट निकलेगी, साउंड आएगी, कुछ गैसेस निकलेंगी जो कि पॉल्यूट करेंगी एटमॉस्फेयर को, लाइट वगैरह। तो इस वजह से बोला जाता है कि पटाखे नहीं जलाने चाहिए, लेकिन फिर भी दिवाली पे बहुत लोग जलाते हैं। तो जैसे फूड जब ख़राब हो जाता है तो उसमें से बदबू भी आती है, तो क्या इसको हम केमिकल चेंज बोलेंगे। तो हमने नोटिस किया है कि जब एक एप्पल है ना तो उसमें ब्राउन कलर आ जाता है जब वो सड़ जाता है, या फिर यू मस्ट
हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर इफ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली। हाँ, अगर हम उसको जल्दी नहीं खाएं, काफ़ी दिनों तक रखे रहें, तो इसमें ब्राउन सा कलर आ जाएगा। ठीक है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ स्लाइस ऑफ पोटैटो ब्रिंजल। अगर आपने ऐसा नहीं देखा तो आप क्या करो, एक पीस काटो एप्पल का और उसे रख दो। कुछ समय बाद आप देखोगे उसमें कलर आ जाएगा ब्राउन कलर का। ठीक है। तो ऐसे ही पोटैटो और ब्रिंजल के पीस के साथ करो तो आपको पता चलेगा कि जो कलर चेंज हो रहा है ना, वो नया सब्सटेंस के फॉर्म की वजह से हो रहा है। आर नॉट दीज चेंजेस केमिकल चेंजेस? तो ये चेंजेस भी केमिकल चेंजेस ही हैं। तो केमिकल चेंजेस हर जगह आपको मिलेंगे। ठीक है। चैप्टर 5 में हमने क्या किया था, एक एसिड को बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन सीखी थी, है ना। तो क्या न्यूट्रलाइजेशन एक केमिकल चेंज नहीं है? उसमें भी तो एक नए सब्सटेंस फॉर्म होता है ना। और एसिड और बेस को मिला के दोनों एक दूसरे के कैंसिल कर देते हैं एक तरीके से, लेकिन नए सब्सटेंस का फॉर्म होता है। तो हमने यही जाना केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज हर जगह केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज के बिना कोई भी नई चीज़ नहीं बन सकती, क्योंकि केमिकल चेंज में या कोई ना कोई सब्सटेंस फॉर्म ज़रूर होता है। ठीक है। आपने ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। वो हमें जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है ना, सन से जो हीट्स आती है अल्ट्रावायलेट, उनसे बचने के लिए ओजोन लेयर होती है। ओजोन जो है इस रेडिएशन को ना ऑब्जर्व कर लेती है और ऑक्सीजन के फॉर्म में ब्रेक्स डाउन करती है। ऑक्सीजन जो है डिफरेंट है ओजोन से। क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये ओजोन का ब्रेकिंग डाउन है? ये जो ओजोन चेंज कर रही है क्योंकि यहाँ नए सब्सटेंस का फॉर्म हो रहा है, ये केमिकल चेंज है। इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट ऑब्जर्व्ड बाय ओजोन, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। ओजोन एक्ट्स एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। तो एक नेचुरल शील्ड है हमारी ओजोन लेयर। अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो सन की हार्मफुल रेज भी हमारे अर्थ के पास पहुंच जाती है। अब हम रस्टिंग ऑफ आयरन देखेंगे कि आयरन पे जो जंग जम जाती है उसके बारे में। तो हम वापस से, अभी हमने रस्टिंग पढ़ चुके हैं, तो हम वापस से रस्टिंग पे क्यों आ रहे हैं वो हम देखने वाले हैं। तो ये जो है ना, दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज दैम। तो जब आयरन होती है, आयरन के आर्टिकल्स को ना डिस्ट्रॉय कर देने से ही जंग पड़ती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जंग जब पड़ती है तो ये एक चेंज है। ठीक है। इस चेंज में क्या होता है, आयरन के आर्टिकल्स को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आयरन के आर्टिकल्स, सिंस आयरन इज यूजिंग इन ब्रिजेस शिप्स, आयरन जो है यूज़ की जाती है ब्रिजेस में, शिप्स में, कार्स में, ट्रक की जो बॉडीज होती हैं, एंड मैनी अदर आर्टिकल्स। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। तो अब क्या होता है ना, रस्टिंग की वजह से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है, मॉनेटरी लॉस होता है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो जब क्या होता है कि आयरन है, आयरन को जब हम खुले में रख देते हैं तो ऑक्सीजन जो एयर में से आ रही है O2 वो आयरन के साथ मिलती है, प्लस वाटर H2O। तो इनके मिलने से ही रस्ट बनती है। ठीक है। आयरन ऑक्साइड हम कह सकते हैं, रस्ट जंग जो है लग जाती है आयरन पर। तो ये इक्वेशन हो गया कि आयरन में जब हवा से ऑक्सीजन आयरन के साथ मतलब ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में आयरन पे रस्टिंग होती है। ठीक है। क्योंकि हमारी हवा में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, पानी हम बोल सकते हैं। तो पानी हो गया, ऑक्सीजन तो है ही है। अब जब आयरन को हम खुले में रखेंगे तो ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही के कॉन्टेक्ट में आएगा आयरन, है ना। तो दोनों की प्रेजेंस में क्या, उस पर जंग लग जाती है। ठीक है। रस्टिंग हो जाती है। तो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं, या फिर इन तीनों की वजह से क्या हो जाता है, रस्ट जम जाती है। तो रस्टिंग के लिए हमने देखा कि रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों की प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। ठीक है। अगर ये नहीं होंगे तो रस्टिंग नहीं हो सकती। ठीक है। तो रस्टिंग यानी जंग तभी लगती है जब वाटर हमारे पास हो, या वाटर वेपर हो, या फिर ऑक्सीजन, इनके प्रेजेंस में ही। तो यही मैंने बोला कि हवा में मॉइस्चर होता है, इसी की वजह से ह्यूमिड होता है और रस्टिंग काफ़ी ज़्यादा जल्दी होती है मॉइस्चर की वजह से। तो हमने अब रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट किया जाए, यानी जंग ना लगे, ऐसे हम कैसे कर सकते हैं कि जंग ना लगे किसी भी सब्सटेंस पर आयरन के। तो प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर। और वो तो बेसिकली मतलब हम कह सकते हैं कि एक ही
चीज़ से हम बचाएंगे आयरन के सब्सटेंस को कि वो किसी ऑक्सीजन या वाटर की कांटेक्ट में ना आए, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में जैसे ही वो चीज़ आएगी आयरन की तो उसमें रस्टिंग हो सकती है। तो वन सिंपल वे ये है कि आप एक पेंट या ग्रीस का कोट उस सब्सटेंस के ऊपर लगा लो, जिससे क्या होगा, जैसे आप पेंट कर देते हो या कुछ भी उसके ऊपर अप्लाई कर देते हो ना, तो अगर आप हर रोज़ अप्लाई करोगे तो जंग से वो बच सकती है वो चीज़। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, उसमें ना कोई और लेयर को डिपॉजिट कर सकते हो, जैसे क्रोमियम या जिंक, ठीक है, जिंक वगैरह आयरन के ऊपर दूसरा मेटल की लेयर को डिपॉजिट कर सकते हो, इससे भी रस्टिंग होने के कम चांसेस हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस को भी कहते हैं, जब हम इस प्रोसेस का भी नाम होता है कि हम अगर किसी आयरन पर जिंक की लेयर को डिपॉजिट कर दें तो इस प्रोसेस को भी नाम दिया जाता है और इस प्रोसेस का नाम है गैल्वेनाइजेशन। तो जैसे आयरन है हमारे पास, आयरन के ऊपर हम लोग जिंक की लेयर लगा दें, जिंक एक दूसरा मेटल होता है, जिंक की लेयर हम आयरन के ऊपर लगा दें तो ये गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस से होगा, इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। द आयरन पाइप्स वी यूज इन अवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। और जो आयरन की पाइप्स हम घर में यूज़ करते हैं ना, जैसे आयरन की पाइप्स होती हैं उनसे पानी पास होता है, तो वो आयरन की जो पाइप्स होती हैं वो भी गैल्वेनाइज्ड की जाती हैं, यानी उनके ऊपर भी जिंक की लेयर लगाई जाती है जिससे उनमें जंग ना लगे। और हमें पता है जो शिप्स हैं वो आयरन से बनती हैं और उनका कुछ ऐसा पार्ट है जो पानी के अंदर रहता है, तो पानी के अंदर रहेगा तो जंग लगेगी, ठीक है, और एक पार्ट पानी के ऊपर भी रहता है। वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस, तो मतलब शिप पे जंग क्यों नहीं लगती, ठीक है। और वाटर में तो बहुत सारे सॉल्ट भी होते हैं और सॉल्ट का जो वाटर होता है वो रस्टिंग की प्रोसेस को फास्ट भी करता है, इसलिए शिप में काफ़ी ज़्यादा रस्टिंग से नुकसान भी होते हैं और उन्हें पेंट किया जाता है। Therefore ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted। अब देखो, हम पेंट कर दें उसमें रस्टिंग से बचाने के लिए हम शिप को पेंट भी कर दें, फिर भी क्या होगा, जब सॉल्ट भी है पानी में और हम क्या होता है, शिप में जंग लग ही जाती है, इसकी वजह से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, ठीक है। सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर, ठीक है। तो हम काफ़ी सारे जैसे हमने पेंट कर दिया, क्योंकि रस्टिंग से बचाने का किसी भी सब्सटेंस को ये भी तरीका है कि हम उस पर पेंट कर दें, उसे गैल्वेनाइज्ड कर दें, ठीक है। तो हो मतलब शिप्स बच जाती हैं, मतलब हम ऐसे तरीक़ों को यूज़ करते हैं तो शिप में जंग नहीं लगती, लेकिन क्योंकि पानी में सॉल्ट होता है और सॉल्टी वाटर से रस्टिंग ज़्यादा फास्ट होती है, इसी वजह से हम शिप को कितने दिनों तक बचा पाएंगे। लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ता है, हर साल शिप का जो आयरन है वो चेंज करना ही पड़ता है, कितने भी हम तरीके अपनाएं लेकिन फिर भी हर साल शिप का आयरन चेंज करना ही पड़ता है। तो इससे आप देख पा रहे होंगे कि कितना लॉस हो रहा है वर्ल्ड को, कि भाई हर साल हमें शिप का आयरन चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि इसमें जंग लग जा रही है। तो अब हमने ये तो देख लिया कि रस्टिंग से काफ़ी लॉस भी हो रहा है और रस्टिंग किसी भी सब्सटेंस में ना हो, इसलिए गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस भी हमने जाना। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज, इट डज नॉट रस्ट। तो जो स्टेनलेस स्टील होती है ना, स्टील किससे बनती है, आयरन के साथ हम कार्बन और दूसरे मेटल्स को भी मिला देते हैं तब हमारी स्टील बनती है, इसलिए उसमें जंग भी नहीं लगती। अब हम बात करने वाले हैं क्रिस्टलाइजेशन की। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो 6th क्लास में हमने क्या किया था, हमने बात की थी कि जो सॉल्ट है वो ऑब्टेन होती है इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर से, ठीक है। जो सॉल्ट ऑब्टेन जब ऐसे होती है तो वो प्योर नहीं होता और उसकी जो शेप होती है क्रिस्टल की वो क्लियरली सी नहीं हो पाती। तो यानी यही बोला गया है कि 6th क्लास में हमने ये जाना था कि पानी, जो नदियाँ होती हैं, समुद्र होते हैं, उनमें से जो भाप निकलती है तो उससे जो इवेपोरेशन होती है उससे हमारे सॉल्ट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। क्रिस्टल्स किसी भी चीज़ के एकदम प्योर होते हैं, एकदम साफ़ होते हैं, ठीक है, एकदम क्लियर होते हैं क्रिस्टल्स, ठीक है। तो हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। हम ना सॉल्यूशंस से किसी भी चीज़ मतलब सब्सटेंस के सॉल्यूशन से उनकी क्रिस्टल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं और क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है, ठीक है, ये एक फिजिकल चेंज है। अभी ये हमने जो गैल्वेनाइजेशन और पीछे चेंजेस पढ़े थे, ये सारे तो हमारे कौन से चेंज थे, गैल्वेनाइजेशन
केमिकल चेंज था, ये अभी हम क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये हमारा जो है फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? देखो, क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टल्स बनाना किसी भी सब्सटेंस की। अब क्रिस्टल्स हम यहाँ पर बना भी रहे हैं एक्टिविटी 6.9 में। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक वाटर ले लेंगे, एक ढक्कन वाटर ले लेंगे, कप फुल ऑफ वाटर ले लेंगे किसी भी बीकर में, उसमें आपको कुछ ड्रॉप्स डालनी है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। ड्रॉप्स डालने के बाद आप उसमें पानी को मतलब हीट द वाटर। देखो क्या करना है, हमने एक ग्लास ले लिया, उसमें पानी डाला, फिर उसमें डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डाली, उसके बाद उस पानी को गर्म कर लेना है। जैसे वो गर्म होना शुरू हो जाएगा तो उसमें आपको कॉपर सल्फेट पाउडर धीरे धीरे डालना है और फिर उसको मतलब घोलना भी है, स्टिर करना है, हिलाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा तो उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डालते रहेंगे स्लोली और उसे स्टिर करते रहेंगे। ठीक है, फिर आप डालते रहो कॉपर सल्फेट पाउडर जब तक कि कोई और पाउडर डिसॉल्व ना हो। ठीक है, जब तक पाउडर डिसॉल्व हो रहा है तब तक डालते रहो, लेकिन जब डिसॉल्व होना बंद हो जाए तो मत डालो। फिर फिल्टर कर लो सॉल्यूशन को, फिर उसे ठंडा होने दो। ठीक है, ठंडा जब वो हो जाए ना तब तक आपको उसे छेड़ना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना उसको बिल्कुल। जब वो ठंडा हो जाए तब आप देखोगे कुछ समय बाद कि आपको कॉपर सल्फेट जो हमने सॉल्यूशन ये पूरा किया, कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स दिख जाएंगी। क्रिस्टल्स ना बहुत सुंदर दिखते हैं और बहुत क्लियर होते हैं, बहुत प्योर होते हैं, साफ होते हैं। क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं, देखो दिख रहे हैं ना, कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट फिजिकल चेंज है ये। ठीक है, तो अभी हमने क्रिस्टलाइजेशन के बारे में जाना कि जब हम किसी भी सब्सटेंस के क्रिस्टल्स बनाते हैं, जैसे अभी हमने कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स बनाए। ठीक है, और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें हमने डाला और हमने क्रिस्टल्स देखे, तो इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, और ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है और हमने यहाँ पर फिजिकल केमिकल चेंज दोनों चेंजेस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा। राइट, अब आप अपने आसपास भी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसमें फिजिकल और केमिकल चेंज आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और लास्ट में हमने क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ा था और आई होप ये चैप्टर भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। जैसे क्रिस्टल एकदम क्लियर होती है वैसे ये चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा, है ना। कीवर्ड्स जो है मेन इसके केमिकल चेंज हमने जाना है, फिजिकल चेंज जाना है, क्रिस्टलाइजेशन जाना है, गैल्वेनाइजेशन जाना है, केमिकल रिएक्शन और रस्टिंग के बारे में हमने मेन इसमें पढ़ा है। ठीक है, और ये पढ़ा है कि केमिकल जो चेंजेस होते हैं दो तरीके के होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। और फिजिकल चेंजेस में जो है कोई भी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी उनकी शेप में, साइज़ में, किसी भी मतलब उनकी स्टेट में और कलर में चेंज आए तो वो फिजिकल चेंज होते हैं। और फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता और इन चेंज को ये चेंज ना रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे जो क्रिस्टलाइजेशन था ये एक फिजिकल चेंज था क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन अभी हमने किया ना, जैसे हमने कॉपर सल्फेट को क्रिस्टल्स बनाए कॉपर सल्फेट के, तो इसे वापस भी हम कॉपर सल्फेट बना सकते हैं इसका, तो रिवर्सिबल होते हैं ये। ठीक है, और केमिकल चेंजेस में ना नए सब्सटेंस बनते हैं और कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो some substances can be obtained in pure state from the solution by crystallization। ठीक है, तो किसी सब्सटेंस के सॉल्यूशन से हम उनका प्योर स्टेट भी ले सकते हैं जिसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो आई होप ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आप सभी के माइंड में और आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आई वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिससे वो भी इस चैप्टर को समझ सकें। इसके बुक वर्क भी मैं जल्दी ही बनाऊंगी और आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, मैं बुक वर्क की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।